नमस्कार, मैं आकाश जादव। आईबीपीएस पीओ प्री की एग्जाम हो चुकी है और कुछ ही दिनों में आगे आने वाले माइट भी 2 3 4 दिनों में आईबीपीएस पीओ मेन प्री का रिजल्ट आके मेंस की एग्जाम 30 नवंबर को होगी। काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट प्री का रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद इवन आई वाज वेटिंग कि उसके बाद में एक छोटा सा गाइडेंस वीडियो बनाऊं, बट आईबीपीएस पीओ हर बार जो है वो मेंस के पहले, जनरली पहले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या 25 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर करता था। बट अभी जब पीओ का मेंस हो या कोई भी मेंस पेपर हो तो मेंस के हार्डली 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले इतना ही टाइम देता है। उसके पीछे का मकसद ये भी हो सकता है कि प्री होने के बाद में जो बच्चा कंसिस्टेंट पढ़ाई करता हो विदाउट कि आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट कब आएगा अलग अलग टेलीग्राम चैनल में पूछ के या अलग अलग यूट्यूब के कमेंट्स में पूछ के, जो डिस्ट्रैक्ट होता होगा उनको कम टाइम मिले, और जो बच्चा प्री देने के बाद में कंसिस्टेंटली मेंस की तैयारी में लग जाता है, ऐसे बच्चों को उसका फायदा हो। ये स्ट्रेटेजी भी कई हद तक ठीक है। रिजल्ट जो है आएगा तब आएगा, आने वाले 3 4 दिनों में बस। बट मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो इस बारे में हो जाए कि प्री होने के बाद में मेन से पहले क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रीज़न, मैंने खुद ये एग्ज़ाम 5 बार क्रैक किया है। 5 बार मुझे जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था पंजाब नेशनल बैंक एक बार, सेकेंड टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा, देन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये अलग अलग 5 बैंक्स मुझे 5 अलग अलग टाइम में अलॉट हुए हैं। देन लास्ट 5 साल में मैंने 3 बार एग्जाम एज ए स्क्राइब देखा है। मैंने 5 बार अटेम्प्ट किया है, बट 1 बार पिछले 5 सालों में 3 बार ये एग्ज़ाम जाके वहाँ पे एटलीस्ट मैंने पेपर देखा है। तो मुझे लगा कि उसके बारे में एटलीस्ट कुछ बच्चे नए होंगे जो ये एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होंगे, और कुछ बच्चे पुराने होंगे जो शायद हो सकता है कि वही वही गलतियाँ बार बार कर रहे होंगे। एक वीडियो हो जाए, उस वीडियो के थ्रू आपको मैक्सिमम डिटेल्स उस एग्ज़ाम के कवर कर सको। इवन ये मैंने सोचा था कि ये जो डिटेल्स मैं बताने वाला था ये डिटेल्स मंथली सेशन में होनी चाहिए, बट मंथली सेशन में मैक्सिमम बच्चों का जो झुकाव है वो ज़्यादातर होता है कि डेट एग्जाम डेट की ओर। मैंने वो वाला पार्ट एग्जाम डेट में रखे एक रिकॉर्डेड वीडियो मैंने ये बनाया। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन कम टाइम में आपके पास में अवेलेबल करके देता हूँ। चलो विल स्टार्ट। सबसे पहले सर, इस एग्ज़ाम का पिछले साल का कट ऑफ कितना था? तो पिछले साल का इस एग्ज़ाम का कट ऑफ प्री एग्ज़ाम का आई गेस 54 था, और मेंस का जो कट ऑफ है प्री का कट ऑफ 54 आउट ऑफ 100 था। मेंस का कट ऑफ आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 225, सॉरी, मेंस का कट ऑफ 225 में से 61 या 63 था जनरल या अनरिजर्व का कट ऑफ। देन वैकेंसी जो थी, जब एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई थी तब 3000 थी। बाद में एक बैंक ने वैकेंसीज ऐड की, कम की, बट 4-4.5 के आसपास वैकेंसीज एज ऑन 1 अप्रैल हो सकती है। नेक्स्ट सर, इस साल वैकेंसीज का माहौल आपको क्या लगता है? तो इतना तो श्योर है कि इस साल जितने बच्चे मेंस देंगे वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा देंगे। आपने अगर ट्रेंड देखा होगा 2022 में और 2023 में, 2022 का प्री का कट ऑफ काफ़ी नीचे आ चुका था। मतलब 2023 का कट ऑफ प्री का था 54 और 2022 का था 49। रीज़न, 2022 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इनफैक्ट 5,500-6,500 के आसपास टोटल वैकेंसीज, मतलब अपडेट होने के बाद में 1 अप्रैल को आपको देखने को मिली थी 2 साल पहले की वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ लगभग 5 मार्क्स से नीचे गिरा था। यहाँ पे भी इस साल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहने की उम्मीद है, इनफैक्ट सोर्स है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो इस साल मेंस देंगे, मेंस लिखेंगे, वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही होने वाला है। उस लिहाज से देखा जाए तो इस बार वैकेंसीज भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही होगी। थोड़ा और आगे चलेंगे, देखिए मैं कट ऑफ की और आपको लेके जाता हूँ। कट ऑफ में भी बच्चों का ये कहना कि सर, व्हाट इफ आई फेल्ड एनी ऑफ आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट प्री, आरआरबी पीओ प्री, आईबीपीएस प्री, क्या सर मैंने तीनों भी एग्जाम में फेल हो चुका हूँ, तो क्या सर मेरे पास में कुछ चांस है, कुछ उम्मीद है, कुछ होप है कि इस बार मैं इनमें से कोई आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम क्रैक करके आगे चलूँ? मैं आपको ज़्यादा 10 साल, 12 साल, 15 साल पुराना एग्जाम्पल नहीं, तो मैं 2 साल पुराना एग्जाम्पल था 2022 का। 2022 में जब कोविड के बाद में फर्स्ट टाइम हमने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी, जिसका फिलिस्ट्रेशन हमने लिया था 7 अप्रैल 2023 को। इस फिलिस्ट्रेशन में कम से कम 10 बच्चे ऐसे थे फिलिस्ट्रेशन में जिनका इनमें से प्री एग्जाम सारे फेल थे, सारे तीनों एग्जाम प्री फेल थे। बट आईबीपीएस पीओ का उन्होंने प्री क्रैक किया था, मेंस क्रैक किया था, इंटरव्यू भी क्रैक किया था। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद में पहला ऑप्शन
पंजाब नेशनल बैंक मिला था। आप चेक कर सकते हो कि 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज पंजाब नेशनल बैंक की थी। तो जो बच्चा ये एग्जाम प्री फेल होता है, ये फेल होता है, ये फेल होता है, उसके बाद में आईबीपीएस पीओ की प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू क्रैक करके फर्स्ट ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक लेके जाता है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज जितना ये चीज़ें आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, उतना ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसी है, पेपर का उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। और इस साल मेरी ये उम्मीद है कि इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही होने वाली। इसमें काफ़ी सारे रीजंस है। रीजंस ये भी आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों से बैंकों का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट 50,000 करोड़ से ज़्यादा जा चुका है एक साल का प्रॉफिट। बाकी भी नेशनल बैंक्स काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और सबके प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट हो, एनुअल प्रॉफिट हो, सब बढ़ चुके हैं। एसबीआई ने अभी भी प्रोविजनिंग भी बढ़ाने के बारे में बताया था कि एनपी की प्रोविजनिंग कम करने के बारे में बोला था। अगर एनपी की प्रोविजनिंग कम होगी तो वही पार्ट प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो बैंक की वो कंडीशन अच्छी है। देन बैंक 1 ऑफिसर 1 क्लर्क के ब्रांचेस से बढ़ के आगे चल के बड़ा सोच रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टाफ बैंक में ज़्यादा हो, सो दैट कस्टमर को सर्विस अच्छी मिले। देन काफ़ी ज़्यादा क्लर्क ऐसे भी है जो क्लरिकल होने के बाद में ऑफिसर नहीं बनना चाहते हैं। सो ये सब का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आईबीपीएस पीयू की टोटल वैकेंसी बढ़ सकती है। तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम में फेल हो, उसके बाद भी वहाँ पे आपको फायदा होगा। सर यहाँ पे बट प्रॉब्लम ये है सर, इसकी और इसकी मेंस की डिफिकल्टी लेवल सर कम होती है। सर आईबीपीएस पीयू मेंस की डिफिकल्टी लेवल मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। सर क्या डिफिकल्टी लेवल, मैं इनकी मेंस की प्रिपरेशन मैंने ठीक से नहीं की है। सर क्या मुझसे आईबीपीएस पीयू मेंस की प्रिपरेशन या उसका कट ऑफ निकलेगा? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कट ऑफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये है कट ऑफ आईबीपीएस पीओ मेंस 2023 का। ये 225 में से कट ऑफ था 63 का। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में जाओगे तो 10% होगा 22.5, 20% होगा 45, 30% होगा 67.5 माइनस 4.5, तो ये एग्जैक्ट 28% का कट ऑफ है। बट सर यहाँ पे लीड भी तो बड़ा रोल प्ले करता है। बड़ा मतलब बहुत, आपको 40-50 मार्क्स की लीड रहने की जरूरत नहीं है। बट अगर 28% में आपकी पासिंग है, 28% में, तो कहीं ना कहीं 35% के आसपास मार्क्स मुझे लगता है कि आपको सफिशिएंट होंगे विथ ठीक ठाक वाला अच्छा सा इंटरव्यू, तो उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो किसी आपके अकेले के लिए ज़्यादा और बाकी के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं है। पेपर की डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है वो सबके लिए, और अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो पेपर का कट ऑफ भी 28% पे आकर रुकता है, ओनली 28%। तो अगर पेपर की डिफिकल्टी ज़्यादा है तो आप जो सेक्शन डिफिकल्ट है वहां पे आप कट ऑफ निकालिए, जो सेक्शन आसान है या आपको आसान लगता है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहां पे उसके ऊपर काम कीजिए, सो दैट 225 में से आप भी कहीं ना कहीं 70, 70, 75, 80, 85 मार्क्स के आसपास पहुंच सको। सो ये वाला पार्ट मुझे कहना, तो कि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ भी कम ही आता है, कट ऑफ वहां पे भी कम ही आएगा। चलो थोड़ा सा और आगे, तो ये कट ऑफ का पार्ट होने के बाद में सर डिफिकल्टी लेवल ऑफ मॉक इज टू हाई, इतना ज़्यादा है सर कि मुझे लगता है कि आईबीपीएस पीओ मेंस के बारे में छोड़ ही दूँ और थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ मैं सर यूआईसीएल एओ के ऊपर, एनआईसीएल असिस्टेंट प्री के ऊपर, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के ऊपर, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एलबीओ के ऊपर। क्या सर ये मैं कर सकता हूँ? मेरी खुद की पर्सनल राय होगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रीज़न, ये जो एनआईसीएल यूआईसीएल एओ है, एनआईसीएल असिस्टेंट है, ऐसे एक के बाद एक एग्जाम्स आते ही रहेंगे। बट अगर आपकी तैयारी एक बार आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल की होती है तो एक अच्छा एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, उसके नीचे वाले सभी एग्जाम्स आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मुझे ये फ़ायदा कहाँ पे मिला? तो मैंने कभी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है। मैंने 2006-07 के आसपास, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर फाइनल के आसपास मैंने कैट की तैयारी की। तो कैट की तैयारी करने के बाद में मुझे कभी भी कोई भी बैंक एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत हुई नहीं और आज भी नहीं होती है। तो एक लेवल ऊपर की तैयारी करने का फायदा, ये सभी एग्जाम्स आज न कल ऐसे अलग अलग एग्जाम्स आएंगे और वो एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। सो इसीलिए एक अच्छी सी प्रिपरेशन आपके आईबीपीएस पीओ मेंस की अगर आप करोगे तो उसका फायदा इन एग्जाम्स के लिए भी होगा, और अपकमिंग जो एसबीआई पीओ मेंस जो मैंने कहा है कि 27 दिसंबर ऑनवर्ड्स उसके एग्जाम हो सकती है, उन एग्जाम्स के लिए भी इसका फायदा होगा ही। सो वही पॉइंट आगे का था कि सर माय प्रिपरेशन ऑफ आईबीपीएस पीओ मेंस विल इट हेल्प एसबीआई पीओ एग्जाम? सो इसका फायदा इस एग्जाम के लिए भी होगा और बाकी एग्जाम के लिए भी होगा। तो सर आगे है कि मैं फर्स्ट टाइम में एग्जाम लिख रहा हूं तो मुझे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक बड़ा इश्यू है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप अभी से
डेली 30 to 45 मिनट साइड में निकाल सकते हो, सो दैट आप टाइपिंग का पार्ट, टाइपिंग के साथ साथ ये सब चीजें कर सको। एकदम आसान टॉपिक से आप स्टार्ट कर सकते हो। मत स्टार्ट करो इंडियन इकोनॉमी ये वो इन टॉपिक से, मत स्टार्ट करो बैंकिंग ये हिस्ट्री, आप स्टार्ट करो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से टाइपिंग करो। इसको आप सबसे पहले आप पॉइंट्स निकाल लेते हो, अलग अलग पॉइंट्स निकाल के उसके बाद में टाइपिंग स्टार्ट कर देते हो। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ हम अच्छे से लिख सकते हो कि माय नेम इज आकाश यादव, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद विथ फर्स्ट क्लास, affiliated to डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन। ये अलग अलग चीज़ें हम अगर लिखेंगे अच्छे से, रोज की 30-45 मिनट्स के आसपास प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे 2-3 दिनों में हम एक्चुअल टॉपिक की ओर आ जाएंगे। बैंकिंग हो, बैंकिंग टर्म्स हो, देन जो अलग अलग पिछले एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट आए थे उन सब्जेक्ट के ऊपर हम ऐसे करेंगे, उस सब्जेक्ट के ऊपर हम लेटर लिखेंगे, एक ऑफिशियल लेटर का प्रैक्टिस करेंगे, एक अनऑफिशियल लेटर का प्रैक्टिस करेंगे। सो अलग अलग वीडियोस भी आपके पास में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन सभी सेक्शंस में, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और डिस्क्रिप्टिव में सबसे आसान पार्ट डिस्क्रिप्टिव का है, ऐसा मुझे लगता है। और रोज आपकी एक 30-45 मिनट्स की प्रैक्टिस वहाँ पे आपको चाहिए। थोड़ा और आगे, अभी आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस हर्ट करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए कि तैयारी की ज़रूरत या फैकल्टी की ज़रूरत, जैसे हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे फैकल्टी की ज़रूरत कम होती है। अगर आपके प्रिपरेशन को 1.5 साल या 1.5 साल से ज़्यादा, 1.5 साल, 1.25 साल, 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल अगर आपको हुआ है, और उसके बाद भी आपको डेली यूट्यूब लेक्चर देखना, यूट्यूब लेक्चर की सीरीज होती है, वो डेली यूट्यूब लेक्चर की आदत या लत लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन की एक गलत तरीका यह है। रीज़न देखिए, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी आपकी कोचिंग की ओर होती है, आइदर ऑफलाइन ऑनलाइन। अगर आपने स्टार्ट की होगी ऑफलाइन तो ऑफलाइन, अगर आपने स्टार्ट किया ऑनलाइन, आप टीचर से एज गुड एज डेली मिलते हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वर्चुअल हो या एक्चुअल फिजिकल हो, डेली मिलते हो, डेली डिस्कस करते हो, डेली सुनते हो। जैसे ही बैच खत्म होता है, आप प्री मेंस की ओर जब जाते हो तब वो पार्ट और भी कम होने लगता है। और जैसे आप सिलेक्शन के फेज पे हो, तो जहां जहां पे जरूरत पड़नी चाहिए बस वहीं पे हम टीचर के वीडियोस का इस्तेमाल वहां पे कर लेते हैं। आप ये बैंक एग्जाम को आप थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ जाइए, यूपीएससी में भी वही होता है कि जो बच्चा फाइनल स्टेज पे सिलेक्ट होता है, सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू से पहले मेंस में सिलेक्ट होता है, वो जनरली खुद को आइसोलेट किया होता है, जहां जहां पे जरूरत पड़ती है बस वहीं पे उसका यूज करता है। बट ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन, ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन, मतलब प्री के वक्त, मेंस के वक्त, वो टीचर के ज्यादा कनेक्ट में तो है, और धीरे धीरे ये वाला पार्ट वहां पे उसके मन में जड़ जाता है कि यार जहां जहां पे भी जरूरत पड़ती है मैं वहीं पे क्लास करूंगा, हर एक क्लास करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज यहां पे यूट्यूब वीडियोस में या डेली लेक्चर सीरीज में टीचर जो चाहता है, उसके मन में जो आता है, जो वो पढ़ाता है, वो आपको पढ़ना पड़ता है। बट बिफोर से 10 days, 12 days, 13 days ऑफ द एग्जाम, मुझे लगता है कि मैंने ये मॉक अटेम्प्ट किया, मुझे लगा कि मॉक में ये मैं प्लस हूं, ये मैं माइनस हूं, यहां पे मैं कम पढ़ रहा हूं, चलो ये मेरा वीक एरियाज है, बस इससे रिलेटेड वीडियोस में देख लेता हूं। तो कोई आपको डिक्टेट नहीं कर रहा है कि ये सब क्वेश्चन करने चाहिए, आप खुद को बता रहे हो कि मैं यहां पे कम हूं, बस वहां पे मैं सपोर्ट लेता हूं, बाद में मैं खुद का प्रिपरेशन करता हूं, वो ज्यादा एफिशिएंट तरीका है प्रिपरेशन का। तो जहां जहां पे भी जरूरत पड़ती है यूट्यूब वीडियोस की, वहीं पे आपको लेनी चाहिए, हर जगह पे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे इन सब चीजों का जो डिपेंडेंस है, आपको उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है कम करना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम लीजिए, आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम लीजिए, आप यूपीएससी के एग्जाम लीजिए, आप बैंक एग्जाम की तैयारी देखिए, कि ड्यूरिंग सिलेक्शन, मतलब एट द वर्ज ऑफ फाइनल सिलेक्शन, वहां पे टीचर का स्टूडेंट से कनेक्ट जब स्टार्टिंग में था उससे काफी कम होता है। थोड़ा और आगे आइए सर, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन और उसके बारे में कुछ टिप्स आप दोगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का मिला के आपको टिप्स दे देता हूं, क्वांट और रीजनिंग का। देखिए क्वांट और रीजनिंग में अभी फिलहाल क्या हो रहा है आपसे कि आपने पहले टेस्ट स्टार्ट किया, 10 मिनट हो गए, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, या 1-2 हो गए, 20 मिनट हो गए, 2 से 3 ही हो गए, 25-30 मिनट हो गए, 4 या 5 के ऊपर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, मैं डीआई कर रहा हूँ वो छोड़ रहा हूँ, मैं कोई दूसरा डीआई कर रहा हूँ वो छोड़ रहा हूँ। तो उससे बढ़िया ऑप्शन ये है कि जो सिंगल क्वेश्चन है,
सिंगल क्वेश्चन, जैसे कि इनइक्विलिटी के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं एग्जाम में, या कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस की जो काम में आते हैं, वो सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन सबसे पहले उठाओ सिंगल मार्क्स के। मतलब जो सिंगल मार्क्स के जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है वो डिपेंडेंट, डीआई जैसे डिपेंडेंट नहीं है, एक अलग सा क्वेश्चन, ये दूसरा एक अलग क्वेश्चन, तीसरा एक अलग क्वेश्चन जो होता है अरिथमेटिक में। यहाँ पे आईबीपीएस पीओ मेंस में अरिथमेटिक उतना हम देखते नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक का पार्ट भी डीआई में ऐड करके आता है। देन इनइक्विलिटी के क्वेश्चन वो ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हो, क्वांटिटी वाला पार्ट है, ये एक एक जो सिंगल क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है। एक एक क्वेश्चन एट ए टाइम उठाओ, सो दैट पहले वो 5-7 क्वेश्चन करने के बाद में उसके बाद में आप डीआई के और जाओ, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन जब आप उठाओगे तब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार 15 से 20 मिनट में मेरे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस आगे आने वाले 25 मिनट में आपको और भी आपके अटेम्प्ट बढ़ाता है। इवन इन रीजनिंग, मैंने रीजनिंग में भी जब भी आपको स्टडी प्लान बताया, अलग अलग जगह पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो है बच्चे छोड़ देते हैं या कम का अटेम्प्ट करते हैं, बट ये सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन है, सिंगल अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, वो 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है। बट ये जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट एक एक क्वेश्चन, जैसे सिलोजिज्म का क्वेश्चन है वो भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कभी 1 क्वेश्चन आता है, कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, मिसलेनियस रीजनिंग रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन है वो भी सिंगल सिंगल क्वेश्चन होते हैं। इन सिंगल सिंगल क्वेश्चन को सबसे पहले करो, देन गो विथ पजल, सिंगल सिंगल क्वेश्चन को करो, देन गो विथ डीआई। सो ये स्ट्रैटेजी आपको काम में आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में आपके 4-5, 6-7 क्वेश्चन हो जाएंगे। देन यू शुड मूव ऑन टू डीआई और आपको आगे पजल की ओर जाना चाहिए। उसका फायदा होगा जब भी बचे हुए 5 मिनट हो, 7 मिनट हो, तब फिर से पजल नहीं, तब फिर से डीआई नहीं, तब अगेन 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर जो पहले अटेम्प्ट में नहीं बने वो वाले क्वेश्चन का आपको जाना चाहिए। वैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे। मैं और अमित सर जो है, जो मेरे साथी है या कॉलीग है, हम दोनों क्वांट की फैकल्टी है, हम दोनों भी पिछले 2-3 सालों में खुद एक हेल्दी कंपटीशन एक दूसरे के साथ लगाते हैं कि चलो 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स थे 2023, 22, 21 के एग्जाम्स को, 20 के एग्जाम को, तो लेटेस्ट से कि हमारे कितने होते हैं, और साइजेबली 35 में से दिए हुए टाइम में हम दोनों के अटेम्प्ट जो है वो 24, 25, 26, 27 के आसपास, मतलब 24 से 27 के आसपास अटेम्प्ट होते थे। अगर उसका आधा भी हम बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि यार 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, और उससे लीड भी अच्छी जनरेट होगी अगर आप उतने अटेम्प्ट करते हो तो क्वांट के। सो वही मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। ये वाला पार्ट, ये क्वांट रीजनिंग के बारे में हुआ। इंग्लिश पेपर की डिफिकल्टी लेवल 2017-18 के बाद में बढ़ी है, तब से लेके सिर्फ क्वांट रीजनिंग की डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है, इंग्लिश में कहीं पे भी बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। और एक चीज़, आज कल परसों में रिजल्ट आने के बाद में अचानक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको खुद पे ही विश्वास नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। वो सब बच्चे 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जीए करेंगे, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कभी भी नहीं होता है। तो जीए कंसिस्टेंटली, एग्जाम हो ना हो, एग्जाम नहीं हो, डेली का 1 से 1.5 घंटा, एग्जाम हो 2-2.5 घंटे के आसपास जो जीए की तैयारी करते हैं, मुझे लगता है कि वो जीए की तैयारी सफिशिएंट है, क्योंकि जीए का सिलेबस डेप्थ और बाकी सब चीज़ें, जैसा जीए अभी आ रहा है वो इतना ज़्यादा बड़ा वास्ट सिलेबस हो चुका है कि वहाँ पे उतना टाइम दिया, कर्म करते चलो वहाँ पे ज़्यादा फल की अपेक्षा में नहीं करनी है, तो जीए का पार्ट उतना ही आपको करना है। और अभी 30 to 45 मिनट्स आपको इन्वेस्ट करने हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। जैसे अगर आज आपका क्वांट का स्कोर XYZWP आ रहा है, बट अगर आपको स्कोर एक 6 मार्क्स के से बढ़ाना है, लेटर से आपने 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव किया, 25 में से आपको 12 आ रहा है आज, और आपकी 6 की वो 18 करना है, मतलब 6 मार्क्स बढ़ाने। तो 6 मार्क्स बढ़ाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 सबसे कम मेहनत यहां पे है, सबसे ज्यादा मेहनत यहां पे है। तो उस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा पार्ट डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको आपकी तैयारी जो है अभी से 30-45 मिनट्स के आसपास तैयारी रखिए। आपके टीचर से, मतलब जो जो आप लिखते हो वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या क्या होती है, छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, ये वाला पार्ट ध्यान रखिए, उनसे आप चेक करते रहो कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, उनके ऊपर आप काम करो। थोड़ा और आगे कि सिलेक्शन या एग्जाम होने के बाद में आपको शायद हो सकता है कि गाइडली की टेस्ट डिफिकल्ट लगे, या किसी और टेस्ट जो प्लेटफॉर्म की टेस्ट डिफिकल्ट लगे, तो एक अच्छा सोर्स वहाँ पे वो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो हर एक एग्जाम प्रोवाइड करता है। अगर आपने नहीं किए होंगे
तो मॉक को जाने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 2023, 2022, 2021 ये पिछले एटलीस्ट 3 सालों के क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के मेमोरी बेस्ड पेपर एक बार चेक करें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। सर एग्जैक्टली आपने ये बताया, ठीक है, मैंने सुन लिया, ठीक से सुन लिया, कुछ बातें मुझे वहाँ पे से ठीक लगी, बट सर एग्जैक्ट दिन का शेड्यूल अभी से एग्जाम तक क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे ये देखिए सभी एग्जामिनेशन आपके साथ साथ है, 1 बाय 1 एग्जाम है। आज 16 तारीख, आज ईसीसी का एग्जाम है, कल न्यू इंडिया का एग्जाम है, 19 और 21 तारीख को मुझे लगता है कि बीएएस की एग्जाम है। सो जिन लोगों की एग्जाम इतने कम अंतराल में है, उन लोगों को एक एक एग्जाम सामने रखते हुए, जैसे न्यू इंडिया की है तो तब तक न्यू इंडिया, बीएएस के तब तक बीएएस, क्योंकि एग्जाम में गैप काफ़ी कम है। देन उसके बाद में आता है आईबीपीएस पीओ मेंस। अलग से तैयारी करने की जो जरूरत मुझे तो नहीं लगता है कि आईडीबी एग्जीक्यूटिव के लिए है। अगर आपने अप्लाई किया होगा तो इस प्रिपरेशन में आपका वो भी स्टडी हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम 5 दिसंबर को हो सकती है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एलबीओ को एग्जाम, सो वो भी नज़दीक है। बट मेन फोकस आईबीपीएस पीओ को रखते हुए आपका प्री का जो पढ़ाई है, जो आपको एनआईसीएल असिस्टेंट प्री के लिए लग सकता है, यहाँ पे टोटल एप्लीकेशंस जो है फिर से एक बार कम हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का एग्जाम डेट एक दिन में क्रैश हो रहा है। तो जनरली जो रेशियो होता है इंश्योरेंस के लिए, एक पोस्ट के लिए 250 एप्लीकेशन, यहाँ पे ये वाला पार्ट मुझे कम होते दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक 1:100 या 1:120 के आसपास हो सकता है। मतलब कंपटीशन पहले से आधी है। तो जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, आपको दोनों भी एग्जाम अगर एक ही दिन आती है, आईबीपीएस पीओ मेंस और न्यू इंडिया नेशनल इंश्योरेंस की असिस्टेंट की प्री, तो आपको दोनों एग्जाम अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो एक्सपेक्टेशन से कम आने के चांसेस है। तो आपको ये एक एग्जाम है। जिन जिन बच्चों ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है सेकंड, तो थर्ड आएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एलबीओ के एग्जाम। तो ये वाली एग्जाम आप डेली नहीं, ऑल्टरनेट डे को आपने देनी चाहिए। ये इतनी एग्जाम के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे, मैंने आईडीबी एग्जीक्यूटिव को प्री में ही डाला है, वो कुछ मेंस की एग्जाम नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम भी अभी प्री के कैटेगरी में डाली है, वो प्री के नहीं, आरआरबी पीओ के प्री मेंस के बीच में आएगी। बट लेटेस्ट से आपने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, अकेले एग्जाम के लिए किया है, तो 17 तारीख को इसकी टेस्ट दे दी, 18 को ब्लैंक, 19 को टेस्ट दे दी, 20 को ब्लैंक, 21 को टेस्ट दी, 22 को ब्लैंक। सो ऑल्टरनेट डे आपको टेस्ट देना है। बट सर मैंने 2 एग्जाम को अप्लाई किया है, 1 और 2, तो मुझे क्या करना चाहिए? 16 को टेस्ट दे दी, 17 को ब्लैंक, 18 को ये टेस्ट दे दी, 19 को ब्लैंक, 20 को टेस्ट दे दी, 21 को ब्लैंक, 22 को ये टेस्ट दे दी, 23 को ब्लैंक। तो एक एक ऑल्टरनेट डे को आपको टेस्ट देना है। यहां पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट एकदम ब्लैंक में नहीं रखना है, क्योंकि 30 का आईबीपीएस पीओ मेंस होने के बाद में 1 तारीख को सेम स्पीड इन एग्जाम में जुटा पाना मुश्किल हो जाएगा अगर आप टेस्ट दोगे ही नहीं तो आपको वो भी टेस्ट साथ में रखनी है। तो ये ऑल्टरनेट डे वाली टेस्ट को आपको वैसे देना है। मेंस आपको यहाँ पे आपका 1.5 से 2 घंटा जाएगा। न्यू इंडिया की टेस्ट प्लस एनालिसिस को 1.5 घंटा कट जाएगा, आईडीबीआई के लिए 2 से 2.5 घंटे के आसपास टाइम लग सकता है, बट ये ऑल्टरनेट डे में है। यहाँ पे मेंस में आप खुद देखिए आप कौन से लेवल पे। आप अगर बिगिनर है तो आपको सेक्शनल आईबीपीएस पीओ मेन से स्टार्ट करना चाहिए, स्पेसिफिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पहले, और उसके बाद में मॉक। तो सेक्शनल आईबीपीएस मेंस में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश डेली आप 3 में से 2 सेक्शन कर सकते हो। आज आपने क्वांट रीजनिंग किया, कल आपने रीजनिंग इंग्लिश किया, परसों आपने क्वांट इंग्लिश किया। बट अगर आपने ये कर रखा है पहले से, तो आप आईबीपीएस पीओ मेंस की फुल लेंथ टेस्ट, एक दिन टेस्ट, सेकेंड एनालिसिस, फिर से टेस्ट, फिर से एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस वाले मूड में हो तो पहले ये वाला मोड 2-3 दिन कंप्लीट करके रिजल्ट आने के बाद में आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। बट ये शिफ्ट होने के बाद में रोज एक मेंस देने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट से आपने 19 को मेंस दी, 20 को एनालिसिस, 21 को मेंस दिया, 22 को एनालिसिस, 23 को मेंस दिया, 24 को एनालिसिस। अगर 30 तारीख को एग्जाम है तो आपको लास्ट एग्जाम 28 या 27 से आगे नहीं देना चाहिए। 27 शुड बी योर लास्ट मॉक टेस्ट का दिन होना चाहिए। ऐसे तो आप खुद देख लो, अगर आपकी तैयारी पहले से आपने अलग अलग मेंस अपेयर कर चुके हो, तो यू कैन स्टार्ट विद डायरेक्ट विद फुल एंड टेस्ट। अगर आपने पहले नहीं किया है, थोड़ा सा डर है मन में, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे कुछ बच्चे जो टेस्ट अपियर करने की जगह डरते हैं और उसे सबमिट करके बाद में एनालिसिस करते हैं, ऐसे प्राणियों से सावधान रहिए। उनसे कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। ऐसे बच्चों से कुछ भी बात नहीं करनी है। ये सब डरपोक बच्चे होते हैं जो एक्चुअल एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये मत करो। तो यहाँ पे आपको इन वाले 6 में खुद टेस्ट दो, देखो कितने मार्क्स आते हैं, उसका एनालिसिस करो।
देन इसे आपका दिन में 4 से 5 घंटे का टाइम यहाँ पे जाएगा। 2 से 3 घंटे के आसपास टाइम जीए के लिए सफिशियंट है। बट अगर आपको ये टाइम बढ़ाना है तो जिस एक दिन मैंने एग्जाम बोली, एक दिन ब्रेक, एक दिन एग्जाम, एक दिन ब्रेक, जो ब्रेक का टाइम है वो पूरा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कभी एक दिन 2 से 3 घंटे, किसी दिन ये वाला जब ब्रेक होगा तब यहाँ का टाइम यहाँ पे ऐड करके 4 से 5 घंटे का टाइम भी हो सकता है। 27 के बाद में ये वाला पार्ट बहुत कम होगा, 27, 28, 29, 30 ये वाला पार्ट कम होगा, तो यहाँ पे आप 4-5 घंटे टाइम बढ़ा सकते हो लास्ट के 4 दिनों में। और जहां जहां पे भी आपका ऐसा लगता है कि यार ये होने के बाद में कुछ टाइम बचता है, तो उन बचे हुए टाइम में आपको इंपॉर्टेंट यूट्यूब वीडियो करने हैं। आप उल्टा करते हो, सबसे पहले आप अलग अलग टीचर्स के वीडियो को प्रायोरिटी देके बाद में अपनी पढ़ाई रखते हो। पहले अपनी खुद की पढ़ाई और उसके बाद में यूट्यूब का वीडियो। तो ये वाला पार्ट रखना चाहिए। देन आपको ये टेस्ट में आपको लगता है कि मैं कहाँ कहाँ पे वीक हूँ, लेटेस्ट से मैं डीआई में वीक हूँ, मैं पजल में वीक हूँ, मैं क्रिटिकल रीजनिंग में वीक हूँ, तो वो वाला पार्ट आपको पहले अटेम्प्ट करके आगे जाना चाहिए। तो यही सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी अबाउट IBPS PO मेंस, जो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से दे सकता हूँ मंथली सेशन में। तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि अगर मंथली सेशन में सब चीज़ें हो जाए तो विद इन अ मंथ, मतलब विद इन 1 आवर, 1 आवर 1.5 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता चल जाएगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आप एग्ज़ाम रेडी हो जाओगे। सो यही सब चीज़ें मुझे आपको IBPS PO मेंस के लिए बतानी थी। अगर वीडियो का कंटेंट, बाकी सब चीज़ें, कुछ आपको इसमें से दी हुई एडवाइस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तैयारी कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट आने वाले 3-4 दिनों में आ ही जाएगा। उसके बाद में ये सब चीज़ें अगर आप एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच।